तो हमारे पास यहाँ पर डेफिनेटली 4 ऑप्शंस गिवन है। इन 4 ऑप्शन में से हमें को एक ऑप्शन सिलेक्ट करना है। तो पहला है रिकॉर्ड ऑल बिजनेस ट्रांजैक्शन। मतलब पहली लाइन में वो क्या कह रहा है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जो टारगेट होता है, जो बेसिक फंक्शन होता है, वो क्या होता है। हम बेसिक ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, या कॉस्ट डेटा को इंटरप्रेट करते हैं, या इंप्लॉइज को असिस्ट करते हैं, या मैनेजमेंट का जो डेटा है उसके ऊपर इंटरप्रिटेशन करते हैं। तो अगर आपने पीछे वाली वीडियोस को अगर आप ध्यान से देखा है तो डेफिनेटली हम कह सकते हैं कि जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जो बेसिक फंक्शन होता है वो क्या होता है, रिकॉर्ड ऑल बिजनेस ट्रांजैक्शंस। क्योंकि जब हमने अकाउंटिंग साइकिल का टॉपिक स्टार्ट किया था तो वहां पर हमको एक बात बिल्कुल क्लियर स्टडी करने को मिल गई थी कि जब भी हमारे बिजनेस में ट्रांजैक्शंस होती हैं तो उन ट्रांजैक्शंस को हम क्या करते हैं, बिजनेस में रिकॉर्ड करते हैं। और यही फाइनेंशियल अकाउंटिंग का बेसिक फंक्शन है, आधारभूत सिद्धांत है, आधारभूत कार्य है। तो हमारा पहला जो क्वेश्चन है हमारा सोल्व हो चुका है, जिसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कि हम सारी बिजनेस की ट्रांजैक्शंस को क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस इज डिटरमाइंड बाय। हम एक बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को कैसे फाइंड आउट करते हैं, कैसे डिटरमाइन करते हैं। सिंपल सी बात है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, या ऑल ऑफ दीज। अगर हम किसी भी फर्म की फाइनेंशियल पोजीशन को फाइंड आउट करना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा, वहां पर फाइनेंशियल अकाउंटिंग रेडी करनी होगी। और फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर क्या आता है आपको पता है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर हमारे सारे ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, हम ये सारी रेडी कर लेते हैं। तो हमारा आंसर डेफिनेटली हमारा फर्स्ट ऑप्शन होना चाहिए, दैट इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग। क्योंकि कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर हमने क्या देखा था, पीछे वाली वीडियोस के अंदर हमने कॉस्ट अकाउंटिंग का एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस किया था। कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर हम टोटल कॉस्ट और पर यूनिट कॉस्ट, ये दोनों टॉपिक्स डिस्कस करते हैं। तो कॉस्ट अकाउंटिंग हमारा आंसर नहीं हो सकता। थर्ड आंसर क्या है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अब मैनेजमेंट अकाउंटिंग के ऊपर काम कौन करता है, मैनेजर टाइप के लोग काम करते हैं। और जब मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर हमको काम करना होता है तो हमारे पास फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, टैक्स अकाउंटिंग, ये सारा डेटा हमारे पास अवेलेबल होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा आंसर मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी नहीं हो सकता। तो हमारा आंसर क्या होगा, दैट इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग। थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन के अंदर कह रहा है कि बुक कीपिंग का क्या मतलब होता है। तो पहला ऑप्शन हमारे पास है कीपिंग बुक्स, दूसरा ऑप्शन है रिकॉर्डिंग इन द बुक्स, थर्ड ऑप्शन है हमारे पास रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन इन द बुक्स, और फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबोव। हम ये सारे आंसर क्या लेके चले। तो बुक कीपिंग के अंदर हमने सबसे खास बात क्या देखी थी कि बुक कीपिंग के अंदर हम बिजनेस की जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होती हैं उसको बिजनेस में रिकॉर्ड करते हैं। तो हमारा जो आंसर होना चाहिए वो ये सी ऑप्शन होना चाहिए। बट अगर हम ये ऑप्शन नंबर ए या ऑप्शन नंबर बी को सेलेक्ट करते हैं तो ये बातें हमारी पूरी की पूरी अकाउंट्स के अंदर आ गई। बट बात हम यहां पर कर रहे हैं कि बुक कीपिंग का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है। बुक कीपिंग के अंदर हम क्या करते हैं, सबसे पहले ट्रांजैक्शंस को रिकॉग्नाइज करते हैं, ये ट्रांजैक्शंस हमारी कौन सी हैं। उन ट्रांजैक्शंस को देखने के बाद हम उसमें से फाइनेंशियल नेचर की ट्रांजैक्शंस को अपनी अकाउंट्स की बुक्स में क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। तो ये डेफिनेटली जो हमारा सी ऑप्शन है ये हमारा करेक्ट आंसर होना चाहिए, दैट इज रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन इन द बुक्स। हम बिजनेस में, अकाउंट्स में, बुक्स में अपनी बिजनेस की फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। इसके बाद हमारा फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ क्वेश्चन हमारा पीडीएफ में किसी एरर की वजह से थोड़ा गायब हो चुका है, बट मैं आपको वैसे ही थोड़ा बता देता हूं। हमारा ये फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन है हमारे पास, फोर्थ क्वेश्चन के अंदर हमसे कह रहा था कि बुक कीपिंग का क्या मीन्स है। बुक कीपिंग का ऑप्शन हमारे पास गिवन है। इन चारों ऑप्शन में से हमको एक ऑप्शन का सिलेक्शन करना है। तो बुक कीपिंग का क्या मीनिंग है। यस संदीप, जो आप पूछ रहे हैं कि ये सारा सिलेबस क्लियर कर दो जो परसों अकाउंट का सिलेबस आया है, तो यस मैं अप्रोक्सीमेटली कोशिश करूंगा कि आपका सारा अकाउंट्स का जो भी सिलेबस है मैं आपको कवर करा दूं। तो थोड़ा सा बस वेट कीजिए, हो जाएगा। तो बुक कीपिंग का क्या मतलब है। बुक कीपिंग के मतलब के अंदर इन्होंने चार ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। मैं आपको क्वेश्चन भी पूरा लिख नहीं सकता हूं। रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इन द बुक्स, तो हमारे पास जो पहला आंसर आएगा वो यही रहेगा, रिकॉर्डिंग
फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस इन बुक्स। यस, आप पीछे वाली वीडियोस को देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि बुक कीपिंग का क्या मतलब है। बुक कीपिंग का मतलब है कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को हम बुक्स में क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। सिंपल सा टॉपिक है ये, आप पीछे वाली वीडियोस को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये टॉपिक आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। इसी के साथ साथ आपको अभी नेक्स्ट जो फिफ्थ क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ है, फिफ्थ क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछ रहा है कि क्या बुक कीपिंग अकाउंटिंग से एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है, तो आप कहेंगे नहीं। तो बुक कीपिंग के अंदर क्या है, जब हम बुक कीपिंग का काम पूरा करते हैं तो उसके बाद हमको काम कौन सा करना होता है, अकाउंटिंग का काम करना होता है। बुक कीपिंग के टॉपिक के अंदर मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि आप फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉग्नाइज करते हो, उसके बाद उसकी जर्नल में एंट्री करते हो, उसके बाद हम क्या करते हैं, उसकी लेजर में बोले तो खाता बही में हम उसकी पोस्टिंग कर देते हैं। बुक कीपिंग के अंदर सिर्फ इतना सा काम आता है। अब फिफ्थ क्वेश्चन के अंदर आपसे क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि बुक कीपिंग का कॉन्सेप्ट क्या अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट से क्या बड़ा है, तो इसका आंसर होना चाहिए नहीं। बुक कीपिंग का कॉन्सेप्ट अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट से बड़ा नहीं है। कारण क्या है, क्योंकि अकाउंटिंग के अंदर हमको जो भी काम लास्ट में करना होता है वो बहुत ध्यान से करना होता है। बुक कीपिंग के अंदर जैसे ही काम खत्म हो जाता है तो हम कहां पे आते हैं, अकाउंटिंग में। अकाउंटिंग में हमें क्या करना होता है, अकाउंटिंग में हमें ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, ये सब रेडी करना होता है। और जब हम ये काम करते हैं तो बहुत ध्यान से करते हैं, बहुत एनालिसिस करते हैं, उसके ऊपर रिपोर्ट रेडी करते हैं। तो कहीं ना कहीं बुक कीपिंग का कॉन्सेप्ट अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट से बड़ा नहीं है, क्योंकि बुक कीपिंग का काम कोई भी एक क्लर्क भी कर लेता है, जबकि अकाउंटिंग का काम एक क्लर्क टाइप का बंदा कहीं ना कहीं नहीं कर सकता, अकाउंटेंट करता है। काफी हाई प्रोफाइल नॉलेज उसके पास होनी चाहिए। तो आपकी ये फोर्थ और ये फिफ्थ क्वेश्चन थे जो पीडीएफ में नहीं आए थे, मैंने आपको डायरेक्ट बता दी हैं, तो आप थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 आपका कहीं ना कहीं क्लियर हो चुका होगा, क्योंकि जो क्वेश्चन नंबर 5 में आपको बता रहा था ये उसी से रिलेट कर रहा है। ये कह रहा है कि अकाउंटिंग का काम कब स्टार्ट होता है। सिंपल सी बात है, पीछे वाली वीडियोस के अंदर हमने बहुत ध्यान से देखा है, जैसे ही बुक कीपिंग का काम खत्म हो जाता है हमारा काम कौन सा शुरू हो जाता है, अकाउंटिंग का काम शुरू हो जाता है। तो यहां पर देखिए हमारे पास 4 ऑप्शन है, इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन बनना चाहिए। ये क्या कह रहा है, बुक कीपिंग कब स्टार्ट होती है, सॉरी अकाउंटिंग कब स्टार्ट होती है, अकाउंटिंग तब स्टार्ट होती है जब बुक कीपिंग एंड हो जाती है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा होना चाहिए, बी होना चाहिए। यस, क्वेश्चन नंबर जो हमारा 6 है इसका आंसर बी होना चाहिए कि बुक कीपिंग जैसे ही खत्म हो जाती है वैसे ही अकाउंटिंग का काम क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की और नेक्स्ट क्वेश्चन की, और क्या दिया हुआ है, द अकाउंट्स इन अकाउंट्स रिकॉर्डिंग इज मेड ऑफ। हम अकाउंट्स में कौन कौन सी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, ये बात भी हम पीछे वाली वीडियोस में देख चुके हैं। क्या अकाउंट्स में हम केवल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, यस ओनली फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। ये टॉपिक बहुत इजी है, पीछे वाली वीडियोस के अंदर मैंने आपको छोटी छोटी बातें बहुत ध्यान से क्लियर की हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि पीछे वाली वीडियोस को एक बार देख लीजिएगा ताकि आप आगे बहुत अच्छे से बढ़ सकें। तो अकाउंट्स में हम क्या करते हैं, जब भी हम अकाउंट्स में मेंटेन करते हैं, रिकॉर्ड्स को मेंटेन करते हैं, तो हम सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को ही रिकॉर्ड करते हैं। नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड नहीं कर सकते, और फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल को दोनों को भी एक साथ रिकॉर्ड नहीं कर सकते। पर्सनल ट्रांजैक्शन, सिर्फ और सिर्फ पर्सनल ट्रांजैक्शन को भी रिकॉर्ड नहीं करते। तो इसका आंसर होना चाहिए 7th का ऑप्शन नंबर ए, कि हम अकाउंट्स में फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 8, अकाउंटिंग की कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। अकाउंटिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स का टॉपिक भी मैंने पीछे वाली वीडियो में कवर किया है। उस टॉपिक के अकॉर्डिंग अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स अकाउंटिंग की ही है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए, ऑल ऑफ द अबव, कि रिकॉर्डिंग करना, क्लासिफाइंग करना, समराइजिंग करना, ये सारी की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स किसकी होती हैं, अकाउंटिंग की होती हैं, अकाउंट्स में होती हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा 8th का ऑप्शन नंबर डी। अगर आपको अभी लगता है कि ये टॉपिक्स आपको कहीं ना कहीं समझ में नहीं आ रहे हैं तो मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि पीछे वाली वीडियोस को एक बार ध्यान से देखिए, आगे के टॉपिक आपके बहुत स्पीडली कवर होने वाले हैं। अकाउंट्स के अलावा जो भी बुक है आपकी, वो भी सिलेबस आपका मोस्ट प्रोबेबली इन वीडियोस में ही कवर हो जाएगा संदीप। तो थोड़ा सा बस आप
इसी तरह से कमेंट करते रहें, काफ़ी सारे और बच्चों की भी क्वेरीज इस तरह से होंगी, वो भी सोल्व हो जाएंगी। तो हम कॉमर्स का जो भी सिलेबस दिया हुआ है वो अप्रोक्सीमेटली वीडियोस के थ्रू ही कवर करने वाले हैं, लाइव क्लासेस के थ्रू, या कभी लाइव क्लास अगर नहीं भी हुई तो रिकॉर्डेड क्लासेस के थ्रू सब कवर होने वाला है, हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए बिजनेस ट्रांजैक्शन। इन चारों ट्रांजैक्शन में से मुझे यह देखना है कि कौन सी ट्रांजैक्शन बिजनेस की ट्रांजैक्शन नहीं है। तो पहले क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए, क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ है। इन चारों ट्रांजैक्शन में से हमें एक ऐसी ट्रांजैक्शन देखनी है जो बिजनेस की ट्रांजैक्शन नहीं है। तो पहली ट्रांजैक्शन देखिए, अगर कोई बिजनेस पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाल लेता है 10,000 रुपए, प्रोप्राइटर ने क्या किया, बिजनेस से 10,000 रुपए निकाले पर्सनल यूज के लिए, तो इसको तो हम बिजनेस में रिकॉर्ड करते ही हैं। ये जो फर्स्ट ट्रांजैक्शन है बिजनेस में रिकॉर्ड होने वाली है, बिजनेस की ट्रांजैक्शन मानेंगे। इसकी एंट्री भी आपको पता है, अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं तो आपको पहले से पता होगा कि इसकी एंट्री कहाँ पे जाने वाली है, ड्राइंग्स में जाने वाली है, और बिजनेस इसको रिकॉर्ड भी करेगा। दूसरी एंट्री को देखते हैं, प्रोप्राइटर ने क्या किया, फर्म के बैंक अकाउंट में से 20,000 रुपए निकाल लिए बेटे की फीस भरने के लिए। तो ये जो बी ट्रांजैक्शन है ये भी ड्राइंग के अंडर में है। अब ड्राइंग्स के अंडर में है तो ये भी बिजनेस रिकॉर्ड करेगा। बिजनेस कहेगा कि भाई तूने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से पैसा निकाला, मैं तो रिकॉर्ड करूंगा, तो ये भी एक बिजनेस की ट्रांजैक्शन हम काउंट कर सकते हैं। ट्रांजैक्शन नंबर सी देखिए, प्रोप्राइटर ने 12,000 रुपए अपने पर्सनल अकाउंट से निकाले हैं बच्चे की फीस पे करने के लिए। अब आप सोच के देखिए, बिजनेसमैन का खुद का एक पर्सनल अकाउंट है, घर का अकाउंट है, उस घर के अकाउंट में से पैसे निकाले बेटे की फीस भरने के लिए, तो इस ट्रांजैक्शन का आपको क्या लगता है, बिजनेस से कोई लेना देना है? नहीं। तो ये एक ऐसी ट्रांजैक्शन है जिसको आप बिजनेस में रिकॉर्ड नहीं करोगे। यस, ये एक ऐसी ट्रांजैक्शन है जिसको आप बिजनेस में रिकॉर्ड नहीं करोगे। फोर्थ ट्रांजैक्शन देखिए, बिजनेसमैन ने क्या किया है, 3,000 रुपए की गुड्स निकाली है पर्सनल यूज के लिए। तो जो ट्रांजैक्शन नंबर डी है ये भी ड्राइंग के अंदर आती है, तो ये भी आप क्या करोगे, अकाउंट्स में रिकॉर्ड करने वाले हो, बिजनेस में रिकॉर्ड करने वाले हो। क्वेश्चन में फिर से देखिए आपको क्या कह रहा था, क्वेश्चन में आपसे ये कह रहा था कि इन चारों ट्रांजैक्शन में से एक ऐसी ट्रांजैक्शन बताओ जो बिजनेस अपनी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करेगा। तो ये ट्रांजैक्शन नंबर सी है। क्यों है? क्योंकि बिजनेसमैन ने खुद के पर्सनल अकाउंट में से पर्सनल खर्चे के लिए पैसा निकाला, तो बिजनेस कहेगा कि भाई इस ट्रांजैक्शन का मेरे से क्या लेना देना है, कोई लेना देना नहीं है, मैं इसको रिकॉर्ड नहीं करूंगा। तो हमारा आंसर होना चाहिए आंसर सी। यस, ये वो ट्रांजैक्शन है जो बिजनेस में रिकॉर्ड नहीं होने वाली, तो हमारा आंसर क्या होगा, सी। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, घनश्याम एक प्रोप्राइटर का नेम है, बिजनेसमैन का नाम है, मान लो क्या नाम है, घनश्याम। घनश्याम एक फर्नीचर का डीलर है, फर्नीचर में डीलिंग करता है, परचेज सेल, ऐसा समझ लो कि फर्नीचर को सेल परचेज करता है। आगे क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स। इनमें से कौन सी ट्रांजैक्शन ऐसी है जो बिजनेस में रिकॉर्ड नहीं होने वाली, इनमें से कौन सी ट्रांजैक्शन ऐसी है जो बिजनेस में रिकॉर्ड नहीं होने वाली। तो आप ध्यान से देखिए, पहली ट्रांजैक्शन, हमने लकड़ी खरीदी है 50,000 रुपए की। आपको क्या लगता है, आप बिजनेस इसको रिकॉर्ड करोगे कि नहीं करोगे? बिल्कुल करोगे, ये ट्रांजैक्शन बिजनेस में रिकॉर्ड होने वाली है। आगे देखिए, सोफा सेट वर्थ रेट 40,000 टेकन फॉर हिज होम। उसने बिजनेस में से 40,000 रुपए का सोफा उठाया और घर पे रख दिया, तो ये क्योंकि ड्राइंग में काउंट है, अब ये भी आप क्या करने वाले हो, अपने अकाउंट्स के अंदर रिकॉर्ड करने वाले हो। क्योंकि जब बिजनेसमैन क्या करता है, बिजनेस में से पर्सनल यूज के लिए पैसा ले जाए या बिजनेस में से पर्सनल यूज के लिए गुड्स ले जाए, तो दोनों टॉपिक इसमें आते हैं, ड्राइंग में आते हैं। तो ये सेकंड टॉपिक भी ऐसा लगा लो कि ड्राइंग का है, बिजनेस इसको रिकॉर्ड करने वाला है। ट्रांजैक्शन नंबर 3 देखिए क्या लिखा हुआ है, सेल ऑफ हाउस होल्ड फर्नीचर फॉर 5,000। बिजनेसमैन ने खुद के घर का फर्नीचर 5,000 रुपए में सेल कर दिया। घर का फर्नीचर कितने में सेल कर दिया, 5,000 रुपए में। अब घर का फर्नीचर तूने सेल किया है, बिजनेस कहता है कि इस ट्रांजैक्शन का मेरे से क्या मतलब, कहता तेरी घर की बात थी, मैं क्यों रिकॉर्ड करूं। तो ये सी ट्रांजैक्शन एक ऐसी ट्रांजैक्शन है जो बिजनेस में, अकाउंट्स में, बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होने वाली। और यही बात आपको क्वेश्चन में ये पूछ रहा था कि एक ऐसी ट्रांजैक्शन बताओ जो अपनी बुक्स में आप रिकॉर्ड नहीं करने वाले। तो ऑप्शन नंबर सी ये हमारा आंसर होने वाला है। हमारा आंसर हमको पता चल चुका है,
फिर भी हम ऑप्शन नंबर डी को भी ध्यान से देख लेते हैं। डाइनिंग टेबल ऑफ द 30,000 गिवन टू हिज फ्रेंड एज गिफ्ट। उसने क्या किया, बिजनेस में से 30,000 रुपए की एक टेबल ली और अपने फ्रेंड को गिफ्ट दे दी। अब बिजनेस कहता है तू किसी को फ्री में दे या अपने घर पे लेके जा, मैं तो इसको बिजनेस में रिकॉर्ड करने वाला हूं। भाई गिफ्ट तो तूने दिया है ना, मेरे पास से तो अमाउंट या मेरे पास से गुड्स तो चली गई ना, तो बिजनेस इस ट्रांजैक्शन को भी अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करने वाला है, ड्राइंग में काउंट कर लेगा। क्योंकि ड्राइंग में काउंट क्यों करेगा, बिजनेसमैन बिजनेस में से पैसा निकाल ले पर्सनल यूज के लिए, वो भी ड्राइंग। बिजनेसमैन ने अपने बेटे की फीस के लिए पैसा निकाला, वो भी पर्सनल यूज के लिए हो गया, वो भी ड्राइंग। बिजनेसमैन ने बिजनेस में से गुड्स निकाली, फर्नीचर निकाल लिया, घर पे ले गया, वो भी ड्राइंग हो गई। बिजनेसमैन ने बिजनेस में से फर्नीचर निकाला और अपने फ्रेंड को गिफ्ट दे दिया, तो वो भी तो ड्राइंग में काउंट हो गई ना। तो यहां पर ये क्या हो गया, ये भी ड्राइंग में काउंट होगा, तो इसको भी रिकॉर्ड करेंगे, इसको भी रिकॉर्ड करेंगे, इसको भी रिकॉर्ड करेंगे। तो ये क्या कह रहा था, एक ऐसी ट्रांजैक्शन ढूंढो जो आप अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करने वाले, बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करने वाले। तो दैट इज द आंसर नंबर सी। यस, अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग आर। हमने अगर पीछे वाली वीडियोस को अगर ध्यान से देखा है तो अकाउंटिंग के फंक्शंस बहुत होते हैं। अकाउंटिंग का फंक्शन क्या है, ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करो, जर्नल को मेंटेन करो, खाता बही बनाओ, ट्रायल बैलेंस रेडी करो, ट्रेडिंग अकाउंट बनाओ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओ, बैलेंस शीट बनाओ, प्रॉफिट या लॉस का फाइंड आउट करो, बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में पता चलो, एसेट्स कितनी है, लाइबिलिटीज कितनी है, हमारे बिजनेस पे कैपिटल कितनी लगी हुई है। तो ये सारे अकाउंटिंग के तो फंक्शन है। अकाउंटिंग के फंक्शन में ये भी आता है कि हम लोगों को क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेट करते हैं, लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाते हैं, तो वो भी क्या हो गया, अकाउंटिंग का फंक्शन हो गया। अकाउंटिंग के फंक्शंस के अंदर ये सारी बातें अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये सारे के सारे क्या है, अकाउंटिंग के फंक्शन है। तो हमारे पास आंसर क्या होना चाहिए, आंसर नंबर डी। ये तीनों की तीनों ऑप्शन किसमें है, अकाउंटिंग में आने वाले हैं। यस, अकाउंटिंग के फंक्शंस में। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। द फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग इज नॉट टू। इसमें से हमें एक ऐसा आंसर देखना है जो अकाउंटिंग का फंक्शन नहीं है। इसमें से एक ऐसा आंसर देखो जो अकाउंटिंग का फंक्शन नहीं है, ध्यान से देखना। रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस। हम बिजनेस की ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, यह तो अकाउंटिंग का फंक्शन है। आगे देखिए, रिकॉर्ड द पर्सनल ट्रांजैक्शन ऑफ द प्रोप्राइटर। बिजनेस कह रहा है कि मैं बिजनेसमैन की पर्सनल ट्रांजैक्शन को क्यों रिकॉर्ड करूं, उसकी घर की बातों को क्या लिखूं। अगर बिजनेसमैन के घर में लड़ाई हो रही है तो आप उसको रिकॉर्ड करोगे, नहीं करोगे। और बिजनेसमैन घर की शादी निपटा रहा है, कहीं आ रहा है, जा रहा है, घर के खर्चे खुद के पर्सनल खर्चे में से पूरे कर रहा है, तो उसको क्या आप अकाउंट्स में मेंटेन करोगे, नहीं करोगे। तो ये हमारा आंसर वैसे इस क्वेश्चन का आंसर नंबर बी होना चाहिए, क्योंकि ये आंसर क्या कह रहा है, कह रहा है कि हम प्रोप्राइटर की बिजनेस पर्सनल ट्रांजैक्शन को क्या रिकॉर्ड करेंगे, नहीं करेंगे। तो ये अकाउंटिंग का फंक्शन नहीं है। इस क्वेश्चन में मुझे क्या फाइंड आउट करना था, एक ऐसा आंसर ढूंढो जो अकाउंटिंग का फंक्शन नहीं है। तो ये अकाउंटिंग का फंक्शन नहीं है कि हम क्या करें, हम यहां पर पर्सनल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करें। तो आंसर नंबर सी और आंसर नंबर डी हमारा अकाउंटिंग का फंक्शन है। ये भी अकाउंटिंग का फंक्शन है और ये भी अकाउंटिंग का फंक्शन है। मैं आपको फिर से बोल रहा हूं, आंसर नंबर एफ ये भी अकाउंटिंग का फंक्शन है, आंसर नंबर ए, आंसर नंबर सी, आंसर नंबर डी, ये तीनों के तीनों अकाउंटिंग के क्या हैं, फंक्शंस हैं। संदीप ध्यान से देखो, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि इन चारों में से वो ढूंढो जो अकाउंटिंग का फंक्शन नहीं है। अकाउंटिंग का फंक्शन कौन सा नहीं है, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि हम प्रोप्राइटर की पर्सनल ट्रांजैक्शन को बिजनेस में क्यों रिकॉर्ड करें। तो आंसर नंबर बी हमारा यहाँ पर अकाउंटिंग का फंक्शन नहीं है। यस, पीछे वाली वीडियोस को एक बार फिर से सब देखना, बहुत अच्छा है, पीछे वाली वीडियोस को मैंने बहुत अच्छे से क्लियर किया है, आपको क्लियर हो जाएगा। आगे है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में हमको क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इज नॉट ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर। हमने इन चारों ट्रांजैक्शन में से एक ऐसी ट्रांजैक्शन सर्च करनी है जो फाइनेंशियल नेचर की नहीं है, पैसे में नहीं हुई, मनी में नहीं हुई। पीछे वाली वीडियोस के अंदर मैंने आपको बोला था कि बिजनेस में दो टाइप की ट्रांजैक्शंस होती हैं। कितने टाइप की, दो टाइप की, फाइनेंशियल, नॉन फाइनेंशियल। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को हम बिजनेस में रिकॉर्ड कर देते हैं, जर्नल में, लेजर में आगे काम करना स्टार्ट कर देते हैं। नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को, जो ट्रांजैक्शन मनी में नहीं होती, बिजनेस पे तो प्रभाव डालती हैं पर मनी में नहीं होती, उसको हम बिजनेस में रिकॉर्ड करते ही हैं। तो हमें इन
ट्रांजैक्शन में से एक ऐसी ट्रांजैक्शन सर्च करनी है जो फाइनेंशियल नेचर की नहीं है। तो पहली बात देखो, पहला क्या है, परचेज ऑफ एसेट्स ऑन क्रेडिट, परचेज ऑफ एसेट ऑन द क्रेडिट। तो यहां पर ये ट्रांजैक्शन तो फाइनेंशियल नेचर की है। दूसरी ट्रांजैक्शन देखिए, एसेट्स मैंने कैश में परचेज की, ये भी फाइनेंशियल नेचर की है। फिर थर्ड ऑप्शन कौन सा है, मनी प्रोपराइटर ने निकाली है, पैसा किसने निकाला है, मालिक ने निकाला है, बिजनेस में से पैसा निकाला और घर के खर्चे के लिए लेके गया। तो ये भी क्या है पड़ा, कहीं ना कहीं एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है। अब ये हमारा आंसर होगा स्ट्राइक बाय एम्प्लॉइज। एम्प्लॉइज ने क्या कर दी, हड़ताल कर दी या तालाबंदी कर दी। तो इसका बिजनेस पे प्रभाव तो आएगा, पर हम इसको मनी में काउंट नहीं कर सकते। अब मनी में काउंट नहीं कर सकते, वो यही तो वो बात पूछ रहा था, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कौन सी नहीं है। तो आंसर नंबर डी। यस संदीप, यू आर ऑलरेडी राइट, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट क्वेश्चन, राइट आंसर। आगे देखिए, ये कह रहा है कि अकाउंटिंग प्रोसेस का जो लास्ट ऑप्शन है वो कौन सा है। अकाउंटिंग प्रोसेस का लास्ट ऑप्शन ध्यान से देखो, पीछे वाली वीडियोस के अंदर मैंने आपको फिलहाल बताया था। सबसे पहले हम जर्नल रेडी करते हैं, लेजर, ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। सबसे पहले ट्रांजैक्शंस होती हैं, लेजर, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, दिस एंड सो ऑन। अब जब हमारा ट्रेडिंग अकाउंट बन जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बन जाता है, जब हमारी बैलेंस शीट बन जाती है, तो मैंने इस एरो को इधर क्यों घुमा दिया, ट्रांजैक्शन की ओर क्यों घुमा दिया। इस एरो को इधर घुमाने का मतलब क्या है, यहां पर क्या आने वाला है, यहां पर इस एरो को घुमाने का मतलब क्या है, बहुत ध्यान से समझ लेना, बहुत जरूरी है। इस एरो को घुमाने का मतलब है कि हम जब भी अकाउंट्स मेंटेन करते हैं, यहां तक जब हम पहुंच जाते हैं तो हमको पता चल जाता है कि बिजनेस में क्या प्रॉफिट है, क्या लॉस है, कितनी बिजनेस में प्रॉपर्टीज है, कितने लोगों को अपने पैसा देना है, बिजनेसमैन की बिजनेस में कितनी कैपिटल लगी हुई है, ये सारी बातें हमको पता लग जाती हैं। अब इन सारी बातों को हमें लोगों तक पहुंचाना होता है, इंटरनल यूजर्स, एक्सटर्नल यूजर्स, उनको कम्युनिकेट करना, उन तक ये सारी इंफॉर्मेशन पहुंचाना। तो जो लास्ट ऑप्शन होता है ना, जो लास्ट यहां पर जो टॉपिक होता है वो यही होता है कि हम लोगों को कम्युनिकेट करते हैं। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा आंसर होना चाहिए आंसर नंबर ए, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू वेरियस पार्टीज हु आर इंटरेस्टेड इन द बिजनेस एंटरप्राइजेस। जो हमारे बिजनेस के अंदर इंफॉर्मेशन के अंदर इंटरेस्ट है, उन पार्टीज को हम क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन पहुंचा देते हैं। तो हमारा आंसर नंबर क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए। यस, ए इज द राइट आंसर। फिर बी आंसर क्यों नहीं है, क्योंकि बी आंसर इसलिए नहीं है क्योंकि रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन तो यहीं पे आ जाता है। ये आंसर क्यों नहीं है, समरी बनाने का काम तो हम यहाँ पे रेडी करते हैं। फिर अकाउंट्स को क्लासिफाई करना, ट्रांजैक्शन को क्लासिफाई करना, ये काम तो यहाँ पे आता है। तो यहाँ पर ये तीनों के तीनों ऑप्शन नहीं आने वाले, आंसर कौन सा आएगा, ए, यहाँ पर ये वाला ऑप्शन। तो यहाँ पर आपको ये मिलने वाला है। आगे देखिए हमारे पास क्या है, संदीप पीछे वाली वीडियोस ऑलरेडी अपलोड हो चुकी हैं, आप देखिएगा, 3-4 वीडियोस हैं जिसके अंदर मैंने पूरा टॉपिक क्लियर किया, आप देखिएगा ध्यान से। तो जो वीडियोस हैं उन्हीं वीडियो से अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लीजिएगा, बहुत इजी है, ले लेना आप। तो अदरवाइज आप वीडियोस को एक बार देख लोगे तो टॉपिक आपके बिल्कुल अच्छे से एक्टिवेट हो जाएंगे ब्रेन में। तो आई थिंक नोट्स बनाने की आपको जरूरत भी नहीं पड़ने वाली है। तो पीछे वाली वीडियोस को अगर आप ध्यान से देख लीजिए, हो जाएगा, बहुत ईजी है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 15, इंटरनल यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में कौन कौन से इंटरनल यूजर्स होते हैं। पीछे वाले टॉपिक में हमने क्या देखा कि इंटरनल यूजर्स में कौन कौन आता है, ओनर, मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट में ऑफिसर्स भी हो सकते हैं, बिजनेस के अंदर काम करने वाले ऑफिसर लोग। तो यहां पर हमसे ये पूछ रहा है कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के इंटरनल यूजर्स कौन से होते हैं, सिंपल सी बात है, मैनेजमेंट, ऑप्शन नंबर सी। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो हमारा है ऑप्शन नंबर सी इज द राइट एंड द करेक्ट आंसर। क्योंकि यहाँ पर पोटेंशियल इन्वेस्टर ये एक्सटर्नल पार्टीज हैं, ये भी एक्सटर्नल पार्टीज हैं, ये भी एक्सटर्नल पार्टीज के अंदर काउंट होगा। तो ये हमारे हो गए एक्सटर्नल, बट इंटरनल के अंदर कौन आ गया, मैनेजमेंट। ये मैंने आपको बताया अभी कि बिजनेस के जो इंटरनल यूजर्स होते हैं उसके अंदर या तो ओनर आता है या कौन आता है, मैनेजमेंट वाले आते हैं। मैनेजमेंट में कह सकते हैं ऑफिसर, टॉप लेवल मैनेजमेंट, लोअर लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट, ये सारे आते हैं इंटरनल यूजर्स में। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 के अंदर क्या पूछ रहा है कि बिजनेस के एक्सटर्नल यूजर्स कौन से होते हैं।
एक्सटर्नल के अंदर ये सारे के सारे एक्सटर्नल ही हैं, ए बी सी। तो हमारा आंसर डेफिनेटली डी होना चाहिए, ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि रिसर्चर्स, पोटेंशियल इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट, ये सारे हमारे बिजनेस के बाहर के लोग होते हैं जो हमारी बिजनेस की ट्रांजैक्शंस में क्या रखते हैं, इंटरेस्ट रखते हैं, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में इंटरेस्ट रखते हैं। तो ये हमारे कहीं ना कहीं सारे के सारे बाहर के लोग होते हैं। मैं जरा कमेंट्स और देख लेता हूं, आप एक सेकंड होल्ड कीजिएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 दोबारा, ठीक है, राइट। संदीप फिर से कमेंट कीजिए, 14 नंबर क्वेश्चन आपको क्लियर नहीं हुआ, दोबारा से बोलूं मैं? संदीप प्लीज कमेंट अगेन। संदीप आपको आवाज आ रही होगी, क्वेश्चन नंबर 14 में दोबारा से रिपीट करूं कि हो गया क्लियर? संदीप, संदीप बताइए, दोबारा से क्वेश्चन रिपीट करूं? क्वेश्चन नंबर 14 आप कह रहे हैं। ये देखो, क्वेश्चन नंबर 14 में फिर से रिपीट कर रहा हूं। ये कह रहा है कि अकाउंटिंग प्रोसेस का जो लास्ट स्टेप होता है वो कौन सा होता है। देखिए, अकाउंटिंग प्रोसेस का जो फर्स्ट स्टेप होता है ना, वो होता है कि हम ट्रांजैक्शन को रिकॉग्नाइज करते हैं। हमारे बिजनेस में जब ट्रांजैक्शंस होती है तो ट्रांजैक्शंस को हम ध्यान से देखते हैं कि ट्रांजैक्शन फाइनेंशियल है या नॉन फाइनेंशियल है। जैसे ही हमको पता लगता है ना कि ट्रांजैक्शन फाइनेंशियल नेचर की है, तो हम उसको कहाँ पे रिकॉर्ड कर देते हैं, जर्नल में। जर्नल के बाद हम उसको कहाँ पे लेकर आते हैं, लेजर में बोले तो खाता बही में। फिर हम उसको लेकर आते हैं ट्रायल बैलेंस में। ट्रायल बैलेंस के बाद हम उसको कहाँ पे लेकर आते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और बैलेंस शीट के अंदर। अब जब ये रेडी हो जाता है ना, तो फिर यहाँ पर ऐसा समझ लो, हमको काफी सारी पार्टीज को इंफॉर्मेशन पहुंचानी होती है। क्योंकि जब आपने सब कुछ रेडी कर ही लिया, आपको पता लग ही गया कि बिजनेस में प्रॉफिट है, लॉस है, हमारे बिजनेस में कितनी एसेट्स हैं, कितनी लाइबिलिटीज हैं, और हमारी बिजनेस में कितनी कैपिटल लगी हुई है, तो ये सारी बातें हमको यहाँ पता लगी जाती हैं। अब ये सारी बातों के अंदर इंटरेस्ट कौन रखता होगा, बिजनेस के ओनर, एम्प्लॉइज, मैनेजमेंट, इन्वेस्टर्स, गवर्नमेंट, पब्लिक, टैक्स अथॉरिटीज, इन सारे लोगों को हमें इंफॉर्मेशन पहुंचानी होती है, कम्युनिकेट करना होता है। तो जब हम लोगों को कम्युनिकेट करते हैं तो ये हमारा ये लास्ट स्टेप होता है। तो ये यही पूछ रहा है कि अकाउंटिंग प्रोसेस का जो लास्ट स्टेप है वो कौन सा है, ये वाला। आंसर नंबर ए, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू वेरियस पार्टीज who are interested in the business enterprise। हमारी बिजनेस इंटरप्राइज की इंफॉर्मेशन के अंदर जो भी इंटरेस्टेड पार्टीज होती हैं वो यही होती हैं, यही हमारा लास्ट स्टेप होता है। तो संदीप, आप क्लियर हो गया? आपको कमेंट करके बताइएगा। संदीप प्लीज कमेंट कीजिएगा, हो गया क्लियर? ओके, थैंक यू संदीप। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 16 मैंने आपको पहले क्लियर कर दिया है कि एक्सटर्नल यूजर्स कौन से होते हैं। मैं आपको एक बार फिर से टॉपिक क्लियर कर देता हूं। एक होता है इंटरनल यूजर्स, एक होता है एक्सटर्नल। इंटरनल मतलब वो जो बिजनेस के अंदर होते हैं, बिजनेस के अंदर होते हैं और जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में इंटरेस्ट रखते हैं। इंटरनल यूजर्स में दो ही पार्टीज हैं, लगा लो, बिजनेस के ओनर और मैनेजमेंट वाले। मैनेजमेंट में हम कह सकते हैं ऑफिसर्स भी आते हैं। अब एक्सटर्नल यूजर के अंदर क्या आएगा, जो बिजनेस के बाहर होते हैं, इन्वेस्टर, क्रेडिटर्स, गवर्नमेंट, टैक्स अथॉरिटीज, पब्लिक, मीडिया, हमारे कॉम्पिटिटर्स। ये हमारे बिजनेस से बाहर के लोग होते हैं जो हमारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में इंटरेस्ट रखते हैं। तो हमें दोनों टाइप के लोगों तक कम्युनिकेट करना होता है, इंटरनल यूजर्स और एक्सटर्नल यूजर्स। तो इसी के ऊपर
एक दो क्वेश्चन आ रहे हैं हमारे। तो इसी में यही कह रहा था ना कि एक्सटर्नल यूजर अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में कौन से हैं, सारे हैं, रिसर्चर्स, पोटेंशियल इन्वेस्टमेंट और गवर्नमेंट। तो रिसर्चर भी यहीं पे आएंगे, जो रिसर्च करते रहते हैं। तो डेफिनेटली हमारा आंसर ये डी है 16 का। फिर आगे क्या कह रहा है, कहता है कि जो एक्सटर्नल यूजर अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की हैं वो इसमें से कौन से नहीं है। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पर हमारे जो एक्सटर्नल यूजर, तो यहाँ पर ऑफिसर, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया था कि जो मैनेजमेंट के लोग होते हैं ना, ऑफिसर्स, ये सारे के सारे किस में आते हैं, इंटरनल में आते हैं। तो हमको इस क्वेश्चन में से यही बताना था कि एक्सटर्नल यूजर कौन सा नहीं है। तो यहां पर सिंपल सी बात है, ये एक्सटर्नल, ये भी एक्सटर्नल, ये भी एक्सटर्नल, अब ये तो एक्सटर्नल नहीं था, तो जो नहीं था वही ये पूछ रहा था। आंसर नंबर बी, यस। संदीप, ये टॉपिक क्लियर हो रहे हैं आपको? जो भी देख रहे हैं वीडियोस, आपको टॉपिक क्लियर हो रहे हैं तो प्लीज कमेंट करते जाइएगा, ताकि मुझे भी पता लगे ना कि मैं अच्छे से पढ़ा पा रहा हूं कि नहीं पढ़ा पा रहा हूं। और कौन अवेलेबल है लाइव, जरा कमेंट करके बताइएगा। लाइव कौन कौन अवेलेबल है, कमेंट कीजिएगा। सभी को क्लियर हो रहे हैं टॉपिक के, समझा पा रहा हूं मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से? अगर आपको अभी भी लगता है ना कि क्लियर नहीं हो रहा है, तो मैं कहूंगा कि हाँ, पीछे वाली वीडियो को एक बार जरूर देख लीजिए, आपके टॉपिक बिल्कुल ऐसे चुटकियों में क्लियर होने वाले हैं। आई एम 100% श्योर, बट थोड़ा सा मेहनत आपको भी करना पड़ेगा। ओके, डन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है कि अकाउंटिंग साइकिल कहां से स्टार्ट होता है। अकाउंटिंग साइकिल सिंपल सी बात स्टार्ट होता है हमारा जर्नल से, क्योंकि सबसे पहले तो हमको ट्रांजैक्शन के बारे में पता लग ही जाता है, तो उसके बाद हम कहां पे काम करना स्टार्ट कर देते हैं, जर्नल में। तो अकाउंटिंग साइकिल हमारा जर्नल से ही स्टार्ट होता है, क्योंकि जर्नल के बाद तो क्या आता है, लेजर, देन ट्रायल बैलेंस, देन फाइनल अकाउंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो स्टार्ट तो डेफिनेटली हमारा जर्नल से ही हुआ। तो यही बात पूछ रहा था कि अकाउंटिंग साइकिल हमारा कहां से स्टार्ट होता है, जर्नल से स्टार्ट होता है। तो 18 का आंसर नंबर बी ही होना चाहिए, और बी ही है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 19, कहता है कि जो बिजनेस के जो क्रेडिटर्स होते हैं वो बिजनेस के बारे में क्या फाइंड आउट करना चाहते हैं। बिजनेस के जो क्रेडिटर्स होते हैं, जिन लोगों को हमने पैसा देना है ना, उनको क्या चाहिए, उनको ये पता करना होता है कि हम उन लोगों को टाइम पर पैसे दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे। तो डेफिनेटली वो हमारे बिजनेस की क्रेडिट वर्दीनेस चेक करना चाहते हैं। यस, कि मतलब क्रेडिटर्स ने जो हमको पैसा उधार दिया हुआ है, क्रेडिट पे दिया हुआ है, उनके बदले में हम उनको पैसा टाइम पर वापस दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे। तो चार ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में से देखो, क्रेडिटर्स को बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी में कोई इंटरेस्ट नहीं होता, ये देखना भी नहीं चाहते कि ये हम लोगों को सैलरी दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे। इनको इंटरेस्ट होता है बिजनेस की क्रेडिट वर्दीनेस के अंदर, कि हमने जो पैसा उधार लिया हुआ है, बिजनेस ने जो पैसा हमसे उधार लिया हुआ है, बिजनेस को रिटर्न करेगा या नहीं करेगा। तो ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए। अब क्रेडिटर्स को क्या इस बात में इंटरेस्ट होगा कि हम लोगों को नौकरियां दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, या नौकरियों की अपॉर्चुनिटीज हैं या नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं ये ऑप्शन भी नहीं होना चाहिए, हमारा ऑप्शन कौन सा होना चाहिए, सी होना चाहिए। सर ग्रुप 6 में है अकाउंट्स पोस्ट, ना कि ग्रुप 21 में। मनीषा, अपना क्वेश्चन दोबारा लिखना, क्या लिखना चाह रहे हो आप? मनीषा, दोबारा लिखना, आपका क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहे हो? ओके, आप आई थिंक कहना चाह रहे हैं कि अकाउंट्स की पोस्ट है ना, तो जो भी सिलेबस है ना हमारा, उसके अंदर अकाउंट्स के टॉपिक भी हैं, इसके अंदर फाइनेंशियल अकाउंटिंग को लेकर। तो मैं इस वजह से फाइनेंशियल अकाउंटिंग को ही भी टीच कर रहा हूँ। इसके अलावा काफ़ी सारे टॉपिक और भी हैं जो हम साथ लेके चलने वाले हैं, तो देखिएगा आप, कोई बात नहीं। आगे देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 के अंदर क्या कह रहा है कि जो अकाउंटिंग के एडवांटेजेस हैं, जो फायदे हैं, वो क्या है।
सिंपल सी बात है, अकाउंटिंग के काफी सारे बेनिफिट्स हमने देखे थे। प्रॉफिट और लॉस को फाइंड आउट करना, प्रॉफिट और लॉस का पता लगाना, फाइनेंशियल पोजीशन का पता लगाना, लोगों को कम्युनिकेट करना, रिकॉर्ड्स को डेली रूटीन में मेंटेन करना, फ्रॉड का डिटेक्ट करना, एरर्स का पता लगाना। तो यहाँ पर देखिए क्या है, ये कह रहा है कि अकाउंटिंग के क्या एडवांटेजेस हैं। अकाउंटिंग के एडवांटेजेस सारे के सारे हैं ये। तो आंसर नंबर डी, ऑल ऑफ द दीज कह सकते हैं। अकाउंट्स की पोस्ट ग्रुप नंबर 6 में है। तो क्या लगता है मेरे को, अकाउंट पढ़ाना चाहिए नहीं पढ़ाना चाहिए? संदीप, संदीप कमेंट करके बताओ। आई थिंक मेरे हिसाब से जो मेरे पास सिलेबस आया है, जो सर ने मुझे प्रोवाइड कराया है, उसके अकॉर्डिंग ग्रुप नंबर जो भी आपका सिलेबस है उसमें अकाउंट्स का काफ़ी सारा टॉपिक दिया हुआ है, तो आप देखिएगा ध्यान से। हाँ, ग्रुप नंबर 6 में है। ग्रुप नंबर 6 में आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग का टॉपिक दिया हुआ है ना, मैं तभी तो टीच कर रहा हूँ आपको। फाइनेंशियल अकाउंटिंग जर्नल क्या होता है, प्रॉफिट, कैपिटल, रेवेन्यू, फाइनल अकाउंट्स, ये सब दिया हुआ है भाई। आप देखिएगा जरा, ग्रुप नंबर 6 का सिलेबस मेरे पास आया हुआ है पहले से। अकाउंट्स जॉब, लेवल ऑफ एग्जाम बीकॉम, देखिएगा ध्यान से। आगे हमारा क्वेश्चन है कि इसमें से कौन सा अकाउंटिंग का एडवांटेज नहीं है। सिस्टमेटिक रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, यस, ये भी हमारा बेनिफिट है। कंपैरेटिव स्टडी हो जाती है, यस। डिसीजन मेकिंग में हेल्प होती है, यस। अब एडवांटेज कौन सा नहीं है? बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट, ये अकाउंटिंग की क्या है, लिमिटेशन है। ये टॉपिक जो ऑप्शन नंबर सी है, ये हमने अकाउंटिंग की लिमिटेशन में स्टडी किया था। तो डेफिनेटली आपको क्वेश्चन में यही पूछ रहा है कि अकाउंटिंग की कौन सा एडवांटेज नहीं है। ऑप्शन नंबर सी कह सकते हैं। हाँ, सर ने मुझे जो बोला मैंने आपको वही बोला, क्योंकि मैंने कल ही पीडीएफ देखा ग्रुप नंबर 6 का। तो सर के अकॉर्डिंग मेरे पास पहले से जो इन्फॉर्मेशन थी मैंने वही कम्युनिकेट किया आप सबको। बट मेरे हिसाब से जो भी मैं टीच कर रहा हूँ वो तो सही चल रहा है ना? आप ये सब कमेंट करके बताओ। अभी जो टीच कर रहा हूँ मैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रॉपर है क्या? क्योंकि पहले सर ने जैसे बताया था कि मुझे लगा कि ग्रुप नंबर 21 में भी कुछ ऐसा होगा, तो अभी सारा पीडीएफ मेरे पास कल रात को ही आया है सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो ग्रुप नंबर 6 के अकॉर्डिंग तो है आपका ये सिलेबस फाइनेंशियल अकाउंटिंग का। अभी जो आप पढ़ना चाह रहे हैं उस अकॉर्डिंग तो सब सही चल रहा है ना? कंटिन्यू करना चाहिए हम सबको। संदीप, मनीषा, ओके गुड। मनीषा, आपको सब समझ में आ रहा है ना? क्योंकि सिलेबस काफी सारा है और पेपर सिर्फ 70 मार्क्स का आना है। बाकी सारे सिलेबस भी होंगे, थोड़ा वेट कीजिएगा। हाँ अंजू, फाइनेंशियल अकाउंटिंग है सिलेबस में, बिल्कुल है। अच्छा, जब आप कोई भी क्वेश्चन पूछते हैं या बताते हैं ना, तो उसके आगे क्वेश्चन मार्क या फुल स्टॉप लगाया करो, ताकि मुझे पता लगे कि आप बताना चाह रहे हैं या पूछना चाह रहे हैं। अंजू, आप ये पूछ रहे हैं, बता रहे हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बारे में, पुट एट द फुल स्टॉप और द क्वेश्चन मार्क सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड यू आर आस्किंग और टेलिंग। आप बता रहे हैं, पूछ रहे हैं अंजू? ऐसे लग रहा है कि यूजीसी के नेट के इक्विवेलेंट ही लग रहा है सिलेबस।
हाँ के भी हैं, कंपनी लॉ तो मुझे मैंने चेक नहीं किया ध्यान से अभी, बट स्टैट के क्वेश्चन हैं इसमें। आप सही बोल रहे हो संदीप, मैंने देखा सिलेबस, कुछ कुछ इनकम टैक्स का टॉपिक है बीच में, कंपनी लॉ मैंने ध्यान नहीं दिया, बट स्टैट के टॉपिक हैं। ओके अंजू, थैंक यू। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22, ये कह रहा है कि इसमें से कौन कौन सा अकाउंटिंग का एडवांटेज है। अब चार ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में से हमने देखना है कि अकाउंटिंग के कौन से एडवांटेजेस हैं। एडवांटेजेस की बात करें तो यहाँ पर ये ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए, क्योंकि ये तीनों जो ऑप्शन है ना ये लिमिटेशन में आते हैं, अकाउंटिंग की कमियों में आते हैं। तो पीछे वाली वीडियोस को आप ध्यान से देखेंगे तो ये पहले तीन टॉपिक ए बी सी हमने अकाउंटिंग की लिमिटेशंस देखी थी। तो अकाउंटिंग का जो एडवांटेज है वो क्या है, एरर्स को डिटेक्ट करना, जहां पे प्रॉब्लम है, जहां पे फ्रॉड हो जाता है, जहां पे गलतियां करते हैं, उन गलतियों के बारे में हमको पता लग जाता है। वो कब होगा, जब हम सिस्टमेटिक तरीके से रेगुलर रूटीन में हम क्या करते हैं। ओके, वॉइस सही नहीं आ रही, बीच में ब्लर हो रहा है। संदीप आपको आवाज क्लियर आ रहा है, संदीप एंड मनीषा। अंजू आपका नेटवर्क देखिएगा, नेटवर्क आपका सही है क्या। संदीप आपको वॉइस ऑडिबल है, एकदम क्लियर है। मनीषा आवाज आपको क्लियर आ रहा है, क्योंकि अंजू का कमेंट आया है कि वॉइस क्लियर नहीं आ रहा है, ब्लर आ रहा है। ओके, मनीषा का कमेंट आ गया। संदीप आप बताएंगे। बफर है काफी जगह। मनीषा आपके भी यहाँ बफरिंग हो रही है, क्लियर आ रहा है, क्योंकि कभी कभी ना नेटवर्क के इशू भी आपके यहाँ पे भी रह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर तो काफी हाई प्रोफाइल नेट लगा हुआ है, होना नहीं चाहिए, बट देखिएगा। वर्डिंग कनेक्ट हो पा रही है, मान लो बफर भी आ रहा है बीच में रुक रहा है तो बाकी वर्ड कनेक्ट हो पा रहा है। अदरवाइज वीडियो तो बाद में भी आपको इस चैनल पे मिल जाएगी, आपके इस ऐप पे आप बाद में भी थोड़ा सा देख लेना, बट आई थिंक अभी हमको मैनेज कर लेना चाहिए थोड़ा सा ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 के अंदर क्या कह रहा है, कह रहा है कि अकाउंटिंग की कौन सी लिमिटेशन है। भाई ये तीनों की तीनों लिमिटेशन ही है, तो आंसर नंबर डी होना चाहिए, क्योंकि मैंने अकाउंटिंग की लिमिटेशन का टॉपिक जब मैंने आपको समझाया था, अकाउंटिंग का टॉपिक मैंने पहले आपको जब समझाया था, तो लिमिटेशन के अंदर देखा था कि अकाउंटिंग में हम पर्सनल जजमेंट की वजह से भी इफेक्ट होते हैं, हिस्टोरिकल कॉस्ट को हम लेके चलते हैं, इसीलिए कोई दिक्कत रहती है कहीं ना कहीं, और विंडो ड्रेसिंग की वजह से भी हमारे अकाउंट्स इफेक्ट रहते हैं। तो आंसर नंबर डी हमारा आंसर होना चाहिए, क्योंकि तीनों के तीनों टॉपिक हमारे लिमिटेशन में आते हैं। तो आंसर नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जो पर्पस होता है वो क्या होता है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग जब हम बनाते हैं, अब फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर सीधी सी बात है, हमारा पर्पस प्रॉफिट या लॉस फाइंड आउट करना भी होता है, एसेट्स लाइबिलिटीज कैपिटल फाइंड आउट करना भी होता है। अब ये कैसे पता चलेगा, हमें बैलेंस शीट की हेल्प से। तो यहां से देखो, आप इन चारों ऑप्शन में से देखो क्या आंसर होना चाहिए हमारा, बताओ इन चारों में से आप लोगों को क्या लगता है कौन सा आंसर होना चाहिए। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के पर्पस ये पूरा का पूरा रहता है, तो बताओ इन चारों में से कौन सा आंसर होना चाहिए, आपका माइंड क्या कहता है। आई थिंक आप सब कॉमर्स के भी होंगे कहीं ना कहीं, क्या लगता है क्या आंसर होना चाहिए, ताकि मैं आगे कंटिन्यू करूं। फोर का आंसर कौन सा होना चाहिए। मनीषा का डी, संदीप आपके अकॉर्डिंग। अंजू का सी। ओके, एंड संदीप। ओके, वैसे आंसर डी आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस प्लस फाइनेंशियल पोजीशन। क्यों आएगा, अंजू ध्यान से देखिएगा,
अगर हम यहाँ पर फाइनेंशियल पोजीशन को टिक कर देते तो यहाँ पर फाइनेंशियल पोजीशन का क्या मतलब रहता कि हम सिर्फ एसेट्स, लाइबिलिटीज और कैपिटल की बात कर रहे हैं। अगर हम फाइनेंशियल पोजीशन पे टिक कर देते तो इसका मतलब क्या रहता, सिर्फ ये टॉपिक। पर मैं क्या कह रहा हूं, इन दोनों टॉपिक को वो टारगेट करता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का टारगेट ये पूरा का पूरा होता है, इसलिए हमारा आंसर डी आएगा। अंजू आपका क्लियर हो गया कि आंसर सी क्यों नहीं होना चाहिए, आंसर डी ही होना चाहिए। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग। इसमें से हमको बताना है कि अकाउंटिंग की कौन सी लिमिटेशन नहीं है। अब ये भी अकाउंटिंग की लिमिटेशन है, ये लिमिटेशन है और ये भी लिमिटेशन है। अब ये लिमिटेशन नहीं है तो ये हमारा करेक्ट आंसर होना चाहिए। विंडो ड्रेसिंग लिमिटेशन में आता है, हमारे प्राइस लेवल चेंजेस की वजह से हमारे अकाउंट्स में हमारी लिमिटेशन है। हम क्वालिटेटिव एलिमेंट्स को भी इग्नोर करते हैं, ये भी लिमिटेशन है। अब ये लिमिटेशन नहीं है कि अकाउंट्स के अंदर जो भी हमारे पास डेटा कलेक्ट होता है, इंफॉर्मेशन होती है, उसको हम कोर्ट में ऐसे एविडेंस लगा सकते हैं, कहीं पे प्रूफ की फॉर्म में लगाना हो तो ये तो हमारा बेनिफिट है। तो बेनिफिट है तो ये लिमिटेशन नहीं है। और क्वेश्चन में हमसे यही पूछ रहा था कि अकाउंटिंग की इसमें से कौन सी लिमिटेशन नहीं है। आंसर नंबर डी इज द राइट आंसर। आगे देखिए, ये कह रहा है कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के कौन कौन से यूजर्स हैं। यस, ओनर भी है, मैनेजमेंट भी है, क्रेडिटर भी है। तो आंसर नंबर डी को हमको टिक करना है, ऑल ऑफ द अबव, कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में सभी लोग इंटरेस्ट रखते हैं। आंसर नंबर डी, वेरी गुड। आगे देखते हैं, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। इसमें से हमें यह देखना है कि इसमें से अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव कौन सा नहीं है। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, आंसर क्या होना चाहिए। 27 का आंसर बताओ क्या होना चाहिए। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, इजी है, ध्यान से देखना। आप में से जितने भी लोग आंसर लिख रहे हैं ना, तो उसके साथ क्वेश्चन नंबर जरूर लिख दिया कीजिए, क्वेश्चन नंबर लिखिए कीजिए ताकि मेरे को पता चल जाए। देखिए क्वेश्चन को ध्यान से, 27 का आंसर देखिए कौन सा होना चाहिए, ए, बी, सी या डी। अकाउंटिंग का इसमें से कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है, उद्देश्य नहीं है। बता देता हूं। सबसे पहले तो हमसे क्या पूछ रहे, ध्यान से देखो। हमको यह बताना है कि इन चारों में से कौन सा अकाउंट्स का ऑब्जेक्टिव नहीं है। यस संजू, यू आर राइट, बी। क्योंकि अकाउंट्स के अंदर हम कभी भी प्रोप्राइटर की प्राइवेट एसेट्स और लाइबिलिटीज के बारे में कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करना चाहते। अकाउंट्स के अंदर हम हमेशा बिजनेस की एसेट्स, लाइबिलिटीज, कैपिटल, लॉसेस, एक्सपेंसेस के बारे में, प्रॉफिट और लॉस के बारे में फाइंड आउट करना चाहते हैं। बिजनेस कभी भी ये नहीं चाहता कि हम बिजनेसमैन की प्राइवेट एसेट्स और लाइबिलिटीज के बारे में पता करें। तो डेफिनेटली आंसर नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। वो यही पूछ रहा था, इस चारों में से कौन सा बिजनेस का ऑब्जेक्टिव नहीं है, अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव नहीं है। ऑप्शन नंबर बी। बाकी एक ऑप्शन आप देख लेना ध्यान से, आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द एंटरप्राइज pertain to। जो इंफॉर्मेशन हमको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मिलती है इंटरप्राइज की, बिजनेस की, उसका क्या मतलब होता है। उसका मतलब होता है द नेशन एज ए होल, या इंडस्ट्री एज ए होल, या बिजनेस इंटरप्राइज, या प्रोप्राइटर। इसमें से क्या लगता है आपको, इसमें से क्या आंसर होना चाहिए। 28, क्वेश्चन नंबर 28 का क्या आंसर होना चाहिए। क्या हम पूरी नेशन की बात करते हैं, क्या हम इंडस्ट्री की बात करते हैं, क्या हम प्रोप्राइटर की बात करते हैं, या सिर्फ बिजनेस इंटरप्राइज की बात करते हैं। तो इसका आंसर होगा आंसर नंबर सी, बिजनेस इंटरप्राइज। क्योंकि हम पूरे देश के अकाउंट तो रेडी करते नहीं, पूरी इंडस्ट्री के भी रेडी नहीं करते। अब पूरी इंडस्ट्री का मतलब समझना आपको बहुत जरूरी है। आंसर इसका वैसे तो सी है। अब इंडस्ट्री का क्या मतलब है, इंडस्ट्रीज के अंदर बिजनेस ए, बिजनेस बी, बिजनेस सी, बिजनेस डी,
कितने भी बिजनेस हो सकते हैं जो सेम टाइप का प्रोडक्ट बनाते हैं। अब जब सेम टाइप के प्रोडक्ट बनाते हैं और काफी सारी फर्में जो होती हैं, उन फर्मों के टोटल को हम क्या बोलते हैं, इंडस्ट्री बोलते हैं। अब इंडस्ट्री का तो हमारा टारगेट नहीं होता, हमारा टारगेट क्या होता है, बिजनेस इंटरप्राइज होता है। तो दिस बिजनेस हमारा, इसका जो आंसर है वो हमारा करेक्ट आंसर सी है। मनीषा एंड अंजू, यू आर वेरी राइट। आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 29। द ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग आर, इसमें से कौन कौन सा लगता है कि आपको अकाउंट्स की कौन कौन सी ब्रांचेस हैं? अगर आपने पीछे वाली वीडियोस को देखा हो या पहले को भी आपको नॉलेज होगा तो बताइए इसमें से अकाउंट्स की ब्रांचेस कौन कौन सी हैं। ये टॉपिक मैंने पीछे वाली वीडियोस में भी कवर किया है। और फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, टैक्स अकाउंटिंग, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, ये सारे के सारे ऑप्शन जो मैं आपको बता रहा हूं ये अकाउंटिंग की ब्रांचेस में ही आते हैं। तो आंसर नंबर डी हमारा ये राइट आंसर होगा कि ये सारे के सारे अकाउंट्स की क्या है, ब्रांचेस हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, अकाउंटिंग क्या है? सिर्फ आर्ट है या साइंस है, या आर्ट या साइंस दोनों है, या दोनों में से कुछ भी नहीं है? ये टॉपिक आपको कहां पर स्टडी करने को मिला था? अकाउंटिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स में, अकाउंटिंग की क्या विशेषताएं होती हैं, यहां पर वो टॉपिक था कि अकाउंटिंग एक आर्ट भी है और साइंस भी है। तो हमारा आंसर क्या होगा? आर्ट एंड साइंस बोथ। यस, आर्ट एंड साइंस बोथ। आगे देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 31। इन अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इज बेस्ड ऑन द फैक्ट्स एंड इट्स द वेरिफिकेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स इट हैज द क्वालिटी ऑफ। अगर हम अकाउंट्स के अंदर जो भी मेंटेन करते हैं, अगर हम उसको डॉक्यूमेंट से वेरीफाई कर लेते हैं तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए? उसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि हम उसके ऊपर विश्वास कर सकते हैं, या रिलेवेंस है, या अंडरस्टैंडिंग है, या उसके अंदर कंपैरेटिबिलिटी है। आपको क्या लगता है कि इस क्वेश्चन का आंसर बताओ? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन मैं आप सबके ऊपर छोड़ता हूं क्योंकि ये टॉपिक था बहुत इंपॉर्टेंट। अकाउंट्स की कौन कौन सी क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, तो ये क्वेश्चन आपको ध्यान से बताना है मुझे। अब इसका आंसर मैं आपको डेफिनेटली नहीं बताने वाला हूं जब तक आप सब कमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप सब भी अपना दिमाग लगाएं। अब तो बताओ सभी, इसका आंसर क्या होना चाहिए? क्वेश्चन में फिर से रिपीट कर देता हूं। अगर हम अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को डॉक्यूमेंट्स के बेस पर वेरीफाई कर दे तो कौन सी क्वालिटेटिव ये कैरेक्टरिस्टिक्स है? टॉपिक है ना, ये 4 प्लस एक टॉपिक और भी है इसमें, फेथफुल प्रेजेंटेशन। क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स में 5 टॉपिक मैंने आपको बताए थे, 4 टॉपिक आपके सामने हैं, 5वां टॉपिक था फेथफुल प्रेजेंटेशन का, वो पीछे वाली वीडियोस में अपलोड है, आप देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 32। Which of the following transaction is of a financial character and will be recorded in the business? इसमें से हमको ऐसी ट्रांजैक्शन को देखना है जो फाइनेंशियल नेचर की है और अकाउंट्स में हम उसको रिकॉर्ड भी करते हैं। तो इसका आंसर बताओ क्या होना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर क्या होना चाहिए? इसमें से उन ट्रांजैक्शन को देखिए जो फाइनेंशियल नेचर की है और उसको हम अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर बताओ मुझे क्या होना चाहिए? इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए? इन चारों में से देखो कौन सी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है जिसको हम बिजनेस में रिकॉर्ड कर सकते हैं। ये देखिए, इन तीनों का मतलब देखिए, हमने इंप्लॉइज का इंटरव्यू लिया, इसको हम बिजनेस में रिकॉर्ड नहीं कर सकते। बिजनेसमैन ने घर का फर्नीचर बेचा, बिजनेस को क्या मतलब, रिकॉर्ड नहीं कर सकते। इस ट्रांजैक्शन का मतलब मुझे गुड्स का ऑर्डर मिला, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं है, इसको भी आप बिजनेस में रिकॉर्ड नहीं कर सकते।
तो कौन सी ट्रांजेक्शन को हम बिजनेस में रिकॉर्ड कर सकते हैं? ये वाली ट्रांजेक्शन। बिजनेस में से बिजनेसमैन पर्सनल यूज के लिए गुड्स लेके गया, तो ये फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है। ड्राइंग है, और ड्राइंग तो हम बुक्स में एंट्री करते हैं, तो ये हमारा आंसर होना चाहिए, आंसर नंबर 1। तो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हमको देखनी थी जिसको आप रिकॉर्ड करने वाले हो, तो ये वाला आंसर होना चाहिए, आंसर नंबर ए। यस, मैं आपको क्वेश्चन फिर से रिपीट कर रहा हूं, आपको वो आंसर सर्च करना था जो फाइनेंशियल नेचर की ट्रांजैक्शन है जिसको आप बिजनेस में रिकॉर्ड करने वाले हो, तो ये आंसर नंबर ए। क्योंकि इंप्लॉइज का इंटरव्यू लोगे तो क्या आप उसको रिकॉर्ड करोगे? नहीं। बिजनेसमैन ने घर का फर्नीचर बेच दिया, हमको क्या मतलब, रिकॉर्ड नहीं करेंगे। हमको कहीं से ऑर्डर आया, सप्लाई करनी है हमने किसी को गुड्स, इसको भी हम रिकॉर्ड कैसे कर सकते हैं? भाई कहीं पे कागज आएगा, कागज कहीं पे साइड में रख देंगे, फाइल में लगा देंगे, ऑर्डर आएगा, बट रिकॉर्ड तो नहीं कर सकते ना। जब तक हम सामने वाले को गुड्स सप्लाई नहीं करेंगे तब तक रिकॉर्ड नहीं कर सकते। तो ये जो आंसर डी है ये भी गलत है, तो आंसर नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 33, बुक कीपिंग इज मेनली कंसर्न्ड विद, ये क्वेश्चन स्टार्टिंग का है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। बुक कीपिंग का रियलिटी में मतलब क्या होता है, ये किससे रिलेटेड है? ध्यान से देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 33, इसका आंसर आप बताएंगे। ये स्टार्टिंग ये बहुत बेसिक क्वेश्चंस हैं। इसमें से वो आंसर बताओ जो बुक कीपिंग का है। रजत, कौन सा क्वेश्चन आपको नजर में नहीं आ रहा है? ये वाला स्क्रीन नजर में नहीं आ रहा है? रजत अभी ओके है? रजत अभी ओके है? संदीप, आंसर नंबर सी नहीं होगा, ध्यान से देखियो क्या होगा। देखो, ये तीनों के तीनों जो टॉपिक है ना, बी से लेकर डी तक, ये जो तीनों टॉपिक हैं बी से लेकर डी तक, ये तीनों के तीनों टॉपिक रियलिटी में अकाउंटिंग में आ जाते हैं। किस में आ जाते हैं? अकाउंटिंग में। अब जो पहला टॉपिक है ना, ये बुक कीपिंग के अंडर में आएगा। बुक कीपिंग में हम क्या करते हैं? फाइनेंशियल डेटा को रिकॉर्ड करते हैं, इसलिए हमारा आंसर होना चाहिए आंसर नंबर ए। रजत, इससे बड़ा तो मैं प्रोफाइल, इससे बड़े तो मैं पीडीएफ को जूम भी नहीं कर सकता हूँ सब, फिर वो काफी सारा प्रॉब्लम हो जाएगा, काफी सारी स्लाइड्स लेनी पड़ेंगी फिर। हाँ रजत, आप स्क्रीन को थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा कर लो ना थोड़ा सा, या तो आपके पास वाइड स्क्रीन वाला कोई मोबाइल होगा, देखो थोड़ा सा, ये मोबाइल की क्लैरिटी लगा के देखो। ब्राइटनेस ज्यादा है मोबाइल की आपकी? रजत, आपके मोबाइल की ब्राइटनेस कम करके देखो, क्योंकि ये तो हम 2-4 दिन से हम कर रहे हैं। ब्राइटनेस यहाँ पर मुझे जो दिख रहा है बहुत कम है, नॉर्मल है। बाकी मैं थोड़ा सा मेंटेन करवा दूंगा कल से, अगर आपको ब्राइटनेस ज्यादा लग रही है तो। मनीषा, संदीप, आपको भी ब्राइटनेस ज्यादा लग रहा है क्या? थोड़ा कमेंट करके बताओ ताकि हम थोड़ा कल से मैनेज करें ब्राइटनेस को भी। ओके, बोल्ड करना है, बोल्ड, ठीक है, बोल्ड भी कर देंगे। और बताओ मनीषा, संदीप, जो भी लोग क्लास को लाइव देख रहे हैं तो बताओ, ब्राइटनेस स्क्रीन का ज्यादा है क्या? जल्दी से कमेंट करके बताओ। संदीप, क्या लग रहा है, ब्राइटनेस कम कर देना चाहिए? ओके संदीप, थैंक यू।
रजत ओके। रजत तुम्हारा मोबाइल का थोड़ा देखो ब्राइटनेस कम करके ना, हो सके तो, या हो सकता है आप कहीं पर बाहर बैठे हैं, अंदर बैठे हैं ज्यादा, तो हो सकता है तब आपको लग रहा हो, थोड़ा मैनेज करके देखना। तो क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर क्या था? आंसर नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 34, इसमें से हमको ये बताना है कि अकाउंटिंग की कौन सी सब फील्ड नहीं है। अब अकाउंटिंग की सब फील्ड के अंदर क्या क्या आया था? फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, टैक्स अकाउंटिंग, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ये सारी अकाउंटिंग की ब्रांचेस कह सकते हो, या इसको आप सब फील्ड्स भी कह सकते हो। अब आपको क्या कह रहा है कि इन चारों में से कौन सा आंसर ऐसा है जो अकाउंट्स की हमारी सब फील्ड नहीं है? डेफिनेटली बुक कीपिंग, क्योंकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग ब्रांच है, ये भी ब्रांच है, ये भी ब्रांच है, तो बुक कीपिंग हमारी अकाउंट्स की ब्रांच नहीं है। यस रजत, अभी तो ना पीडीएफ बन चुका है और मैं यहाँ पर अपलोड कर चुका हूँ, तो कल से हम थोड़ा ध्यान रखेंगे कि हम पीडीएफ को थोड़ा बोल्ड कर देंगे, पर अभी तो थोड़ा मैनेज कर लो आज। यस अंजू, यू आर राइट, बुक कीपिंग इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 35। Which of the following is the most relevant accounting information for the taxation authorities? टैक्स वाली जो अथॉरिटीज होती हैं उनको हाँ रजत, जो भी क्वेश्चन है तुम लिख दो, हम लास्ट में आंसर कर देंगे, बट अभी क्वेश्चन देख लेते हैं, 2 या 3 क्वेश्चन रह गए हैं। इसमें से हमको ये बताना है कि जो टैक्सेशन अथॉरिटीज होती हैं उनको कौन सी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है जो उनके लिए प्रॉपर होती है। तो क्वेश्चन नंबर 35 के अंदर हमारे पास 4 ऑप्शन है: कैश बैलेंस, फिक्स्ड एसेट्स की बुक वैल्यू, क्रेडिट सेल ऑफ द ईयर, या प्रॉफिट जनरेटेड फ्रॉम द ईयर। आपको क्या लगता है इन चारों में से कौन सी इंफॉर्मेशन ऐसी होगी जो टैक्स अथॉरिटीज को फायदा देने वाली है, जो टैक्स अथॉरिटीज के लिए काम में आने वाली है? इन चारों ऑप्शन में से आपको कौन सा ऑप्शन अच्छा लग रहा है जो टैक्स अथॉरिटीज को चाहिए होगी? कविता, हम चलेंगे बाकी सिलेबस की ओर भी चलेंगे, कॉमर्स के बाकी। कविता बताओ, अभी ये यहाँ पे कवर हो रहा है ना आपको अकाउंट्स का जो भी हम करा रहे हैं, समझ में आ रहा है ना? मनीषा ने बोला डी ऑप्शन, अंजू ने भी बोला डी ऑप्शन। रजत तुम बताओ क्या आंसर होना चाहिए, ए बी सी डी? हाँ कविता, हम सिलेबस जल्दी से कवर करवाएंगे कॉमर्स का, बाकी का भी होगा, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा आप सबको, हो करेंगे कवर। कविता क्या लगता है, बाकी बताओ, बाकी कॉमर्स का सिलेबस क्या लगता है, मैं ही कवर करवाऊं क्या? चलेगा? मेरी लैंग्वेज आपको समझ में आ रही है सबको? 35 का ए? नहीं संदीप, 35 का ए आंसर नहीं होगा। हमारे पास 35 का डी, प्रॉफिट जनरेटेड फ्रॉम ड्यूरिंग द ईयर। क्यों? क्योंकि उनको उसके ऊपर टैक्स ठोकना है ना। आप देखो टैक्स अथॉरिटीज वाले जहां पर देखते हैं ना कि प्रॉफिट की बात होती है, जहां प्रॉफिट ज्यादा आ रहा है, प्रॉफिट ज्यादा क्यों कमा रहे हो भाई, उसी के अकॉर्डिंग हम टैक्स लेने वाले हैं, तो इसलिए हमारा आंसर 35 का डी होने वाला है। 35 का डी, थोड़ा सा ध्यान से देखना, सोच के देखना। ओके स्टार्ट हुआ है, मैं भी अभी आया हूँ। वैसे मैं पहले यूट्यूब पे रहता हूँ, यूट्यूब पे पहले रहता हूँ, मैं फर्स्ट टाइम ऑनलाइन कोचिंग के अंदर आ रहा हूँ, तो थोड़ा सा वेट करना। मैं भी थोड़ा थोड़ा मैनेज कर रहा हूँ क्योंकि सिलेबस काफी कुछ है, देखा मैंने सिलेबस का, तो करवाएंगे जल्दी से जितना मैक्सिमम हो सका। हाँ रजत, मैं सर से बात करूंगा, मैनेज करेंगे, मल्टीप्लस क्लासेस भी देखते हैं। हाँ संदीप, थोड़ा फास्ट करवाएंगे, डी इज द राइट आंसर, डी इज द राइट वन। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 36। इसमें से क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लिमिटेशन ऑफ द अकाउंटिंग स्टेट द अकाउंट्स में बी मैनिपुलेटेड टू कंसर्न वाइटल फैक्ट्स। इसमें से हमको ऐसा आंसर देखना है कि जिससे हमको ये पता चलता है कि हमारे अकाउंट्स की इंफॉर्मेशन से हम सामने वाले को मैनिपुलेट कर सकते हैं, बेवकूफ बना सकते हैं।
तो हालांकि ये टॉपिक मैंने आपको पीछे वाली वीडियोस के अंदर बताया था, अकाउंट्स की लिमिटेशन के अंदर एक लिमिटेशन थी, ये थी हमारी लिमिटेशन विंडो ड्रेसिंग की। तो विंडो ड्रेसिंग एक ऐसा टॉपिक होता है जिससे अकाउंटिंग के अंदर हम लीड कर सकते हैं, गलत इंफॉर्मेशन सामने वाले तक पहुंचा सकते हैं। सेल्स ज्यादा हुई, हमने कम करके दिखा दी। गुड्स आई, हमने उसको स्टॉक में नहीं लिखा। अकाउंट्स के अंदर हमने गड़बड़ करके करके प्रेजेंट कर दिया, तो ये टॉपिक आएगा विंडो ड्रेसिंग में। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। यस, 36 का हमारा आंसर होगा वो बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। 37 के अंदर क्या है, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स। इसमें हमको क्या बताना है कि विच क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन रिफ्लेक्टेड व्हेन द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इज क्लियरली प्रेजेंटेड। हमको इसमें से चारों ऑप्शन में से एक ऐसी क्वालिटी बतानी है जिससे हमको ये पता चल जाए कि अकाउंटिंग की जो इन्फॉर्मेशन है वो बिल्कुल क्लियरली रिफ्लेक्ट होती है, बहुत अच्छे से हम शो करा पाते हैं। क्या लगता है इसमें से आंसर कौन सा होना चाहिए 37 में से? यस कविता, विंडो ड्रेसिंग का मतलब डेफिनेटली ऊपरी दिखावट ही है। अंडरस्टैंडेबिलिटी, समझ में आने योग्य। 37 का यहां पर आंसर होगा डी। आगे क्वेश्चन देखिए, यूज ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ मेजरमेंट एंड द कॉमन फॉर्मेट द रिपोर्टिंग प्रोमोट्स। अगर हम अकाउंट्स के अंदर कॉमन चीजें, कॉमन रिपोर्ट, कॉमन फॉर्मेट यूज करें तो उससे क्या होगा, उससे हम 2 साल 3 साल के अकाउंट्स को कंपैरिजन कर पाएंगे, हमारी फर्म के अकाउंट को पिछले वाले साल से भी कंपैरिजन कर पाएंगे। तो इसका आंसर होना चाहिए कहीं ना कहीं कंपैरेटिबिलिटी। आप सोच के देखिएगा, जब हम हर साल कॉमन फॉर्मेट यूज करते हैं, कॉमन चीजें, कॉमन रूल्स एंड रेगुलेशन यूज करते हैं, तो उसका बेनिफिट क्या होता है कि हम कंपैरिजन कर पाते हैं। अब आप सोच के देखिए, पहले साल मैंने मान लो 2020 से मैं काम कर रहा हूं, फिर 2021 में, 2022, 2023। अब सोच के देखिए, मैंने 2020 में तो डेप्रिसिएशन का मेथड 1 लगा दिया, फिर मैंने लगा दिया डेप्रिसिएशन का मेथड 2, फिर डेप्रिसिएशन का मेथड लगा दिया 3rd, फिर मैंने डेप्रिसिएशन लगा दिया डेप्रिसिएशन का मेथड नंबर 1। तो आपको क्या लगता है कि आप कंपैरिजन कर पाओगे? आप कंपैरिजन नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए अगर आप कॉमन फॉर्मेट रखते हो, हर बार सेम चीजें, पैटर्न फॉलो कर रहे हो, तो आपको बेनिफिट कहां पे मिलेगा? आप कंपैरिजन बहुत अच्छे से कर पाओगे। यस, कंपैरिजन।